हेलो। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव। मैं पुनः आपके सामने हूँ अपने यहाँ यूट्यूब चैनल आदर्श आलया के साथ। इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ गॉडेटा। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा बहुत डिटेल्स में थियरीज एंड एंसेस्ट्री ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ गॉडेटा। बहुत सारे टाइम प्लेस ओरिजिन के साथ काफी लंबा वो वीडियो हो गया है जिसमें थियरीज नेग्लेक्ट हो गए। तो आज मैंने एक और वीडियो बनाया है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी, कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला था थियरीज पर भी। बहुत डिटेल्स में मैंने बनाया था वो वीडियो, जिसमें आपके एमएससी सीएसआर नेट वगैरह के कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से भी काफी सारे डायग्राम्स डाले थे, प्रेजेंटेशंस डाले थे। बट जब मैंने उसको पब्लिश करने के बाद सुना तो मुझे लगा कि उसमें ऑडियो में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है। स्टिल अगर आप विजिबल है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, या उसके स्लाइड से आप अपने नोट्स के लिए डिटेल्स ले सकते हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट में थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा देखने जा रहे हैं। कॉर्डेटा हमने देख लिया है, वो एनिमल्स हैं जो हायर एनिमल्स जिनको माने जाते हैं, अलोंग विद द एकाइनोडर्म्स। उनको एक कॉमन ग्रुप में हम रखते हैं जो माने जाते हैं द कॉमन आर्म फीडर्स, जिनको हम कॉमन एंसेस्टर या ड्यूट्रोस्टोम एंसेस्टर कह सकते हैं, जिनसे डिफरेंट डाइवर्जेंट लाइंस पर इवोल्यूशन हुए हैं। ये इवोल्यूशन के लाइंस हम लास्ट में वीडियो के देखेंगे। और इनका जो इवोल्यूशन हुआ है ये हमने पहले भी देखा है कि फॉसिल रिकॉर्ड सॉफ्ट बॉडीड होने की वजह से शायद बहुत फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। 200 साल से साइंटिस्ट टैक्सोनॉमिस्ट कोशिश कर रहे हैं इनकी एंसेस्ट्री के बारे में जानने की। ड्यू टू द एब्सेंस और द लैक ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड्स, द ओनली वे टू नो देयर एंसेस्ट्री इज देयर कंपैरिजन on the different biological branches, through the different biological branches। हम नॉन कॉर्डेट्स जो सबसे ज्यादा उनके अलाइड ग्रुप्स हैं उनके साथ उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर हाइपोथेसिस बना रहे हैं, उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, फिर उनमें कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो रिजेक्ट हो रहे हैं। और इस तरह से बेसिकली ये पाया गया कि जो एवोल्यूशनरी लाइन होगा कॉर्डेट्स के एवोल्यूशन का, उनमें फ्रॉम फिल्टर फीडिंग एंसेस्टर्स टू एक्टिव प्रेडेटर्स। तो शुरू हुआ होंगे फिल्टर फीडिंग या इस तरह के आम साइड फॉर्म्स होंगे कोई एंसेस्टर्स, जिनका टेंटकल में सीलेरी या हेयरी टेंटकल्स की सहायता से ये स्ट्रेन करके फूड को फिल्टर फीडिंग के थ्रू अपने वाटर करेंट को अंदर लेते हैं, और इनसे आज के मॉडर्न वर्टिब्रेट्स तक इवॉल्व हुए होंगे। और द लाइन ऑफ इवोल्यूशन मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ जो जो ग्राउंड्स होंगे अडाप्टेशन के या चेंजेस के। पहला होगा मोबिलिटी, फिक्स फॉर्म से फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन कैप्चर, जिसकी वजह से वो पानी की कमी होगी, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ होगा तो वो लैंड पर आए होंगे, और इस तरह से ऑक्सीजन कैप्चर कैपेसिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। डाइजेशन किस तरह की, फिल्टर फीडिंग से जब गिल फीडिंग शुरू हुआ होगा, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में डेवलपमेंट्स हुए होंगे। सर्कुलेशन, बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का डेवलप हुआ है, एंड नर्वस सिस्टम। सो ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जिन पर ये गेस किया गया है कि इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स हुआ होगा। और थियरीज तो हम पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं। हमने इसके पहले देखा था कि थियरीज के बेसिस पर प्रोटोस्टोमिक थ्योरी दिया गया था एंड ड्यूटोस्टोमिक थ्योरी। दो तरह की थ्योरीज। प्रोटोस्टोमिक, तो प्रोटोस्टोम हम देख चुके हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब ब्लास्टोपोर पहले माउथ में चेंज होता है तो उन एनिमल्स को हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। और इस ग्रुप में आते हैं ऑलमोस्ट ऑल नॉन कॉर्डेट्स, सिलो में सिलेंट्रेटा से लेकर के अप टू द मोलस्क। बल्कि कुछ प्रिमिटिव एकाइनोडर्म्स के भी कुछ ग्रुप्स को रखा गया है प्रोटोस्टोम्स में। बट इनसे इवोल्यूशन, इनसे भी कुछ थ्योरीज दी गई हैं, एनालिट थ्योरी, सिलेंट्रेट थ्योरी, ऑर्थ्रोपोड थ्योरी, जिनको कि बहुत एकदम एकदम ही रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनको इमीडिएट ही डिस्कार्ड कर दिया गया। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो यही था, इवोल्यूशनरी ऑब्जेक्शंस थे, इवोल्यूशनरी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर, बायोलॉजिकल बेसिस पर, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पर, और बाद में बायोकेमिकल, सीरोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर ये प्रोटोस्टोमिक थ्योरी को बिल्कुल ही एक्सेप्टेंस नहीं मिला। दूसरी थ्योरी जिनको ज्यादा ऑथेंटिसिटी मिली है, दैट इज द ड्यूटरोस्टोमिक थ्योरी।
इसके हिसाब से जो मोस्ट मॉडर्न जो एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग द एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्माटा, देन प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स, ये जो हायर ग्रुप्स, जो सो कॉल्ड हायर ग्रुप्स इनको कहा जाता है, these are they have come, ये अराइज किए हैं विद सम कॉमन एंसेस्ट्री से, कुछ कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। इनके टाइम ऑफ इवोल्यूशन पर भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, बहुत सारे पीरियड्स दिए गए हैं। ये हम इसके लास्ट वीडियो में हम काफी डिटेल में देख चुके हैं। 700 मिलियन ईयर्स अगो में ही ब्रिटिश सबस्ट्रेटा से जो मिले थे पिकाया, पिकाया ग्रासिलेंस, उनके उनको माना गया था कि वो किसी वजह से फॉसिलाइजेशन उनका नहीं हो पाया था, एक्सटिंक्ट भी नहीं हो पाए थे, और 400 मिलियन ईयर एगो तक में उनके एग्जिस्टेंस के कुछ प्रूफ्स मिले हैं। और ये कहा गया कि वो जो पिकाया ग्रासिलेंस जो है, दिस इज ये आप इसको हम पिकाया ग्रासिलेंस की तरह मानते हैं। दिस इज हाइपोथेटिकल डायग्राम हम कह सकते हैं, दिस इज पिकाया ग्रासिलेंस, जिसको काफी कुछ रिजेंबल माना गया, रिजेंबलेंसेस विद द ट्रू सिफेलोकॉर्डेट या एम्फिऑक्सस। ये सिफेलोकॉर्डेटा का रिप्रेजेंटेटिव है, और सिफेलोकॉर्डेटा को अनडाउटेडली आज भी थोड़े से इनको रिजेक्ट नहीं किया गया सिफेलोकॉर्डेटा को एज कॉर्डेट। कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ सिफेलोकॉर्डेटा को प्रीवियस या प्रिमिटिव कॉर्डेटा एक्सेप्ट किया गया है। तो ये जो पिकाया ग्रासिलेंस है, इसके बाद पिछले वीडियो में हमने देखा था हाइकुइक्टिस, हाइकुला, हाइकुला, ये सारे जो एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स हैं, ये सारे का ये जो रिजेम्बलेंसेस जो स्टैब्लिश किया गया, जिसके बेसिस पर उनका कॉर्डेट एंसेस्ट्री डिसाइड किया गया, वो था बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंसेस विद द सिफेलोकॉर्डेटा या एम्फिऑक्सस या लैंसेलेट्स। तो कॉर्डेट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में हमने बायोलॉजिकल, पैलियोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, सीरोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज के बेसिस पर कॉर्डेट की इवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। बेसिकली हम ड्यूटरोस्टोमिक थ्योरीज पर ही बात करेंगे, क्योंकि प्रोटोस्टोमिक थ्योरीज में मैंने लास्ट स्लाइड में कुछ एनेलिडन थ्योरी और सिलेंट्रेट थ्योरी दे दिया है, और अगर समय रहा तो ऑर्थ्रोपोड थ्योरी एक दो लाइन में डिस्कस कर लेंगे। बट उन थ्योरीज को जो प्रोटोस्टोमिक लाइन पर बेस्ड हैं, उनको बिल्कुल ही एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। सो लेट अस कम ऑन द theories, जो 5 important theories हैं। फर्स्ट इज एकानोडर्म थ्योरी, सेकंड इज हेमिकॉर्डेट थ्योरी, थर्ड इज यूरोकॉर्डेट थ्योरी, फोर्थ इज सेफेलोकॉर्डेट थ्योरी एंड फिफ्थ इज काइनोडर्म थ्योरी। तो इसके पहले कि हम आगे थ्योरीज एक एक करके देखें, ये पीरियड्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेटा को प्री कैम्ब्रियन से माना गया कि ये अराइज किए होंगे प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, और उसके बाद ये फ्लरिश किए हैं पैलियोजोइक, मेसोजोइक और खास तौर से सिनोजोइक एरा में। ये आज के जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट ग्रुप हैं, हायर कॉर्डेट्स ग्रुप, वो इवॉल्व हुए हैं। और कॉमन कैरेक्टर्स कॉर्डेटा के, जिनके बेसिस पर कॉर्डेटा की एंसेस्ट्री ऑब्जर्व की गई है, वो है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, जो नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होते हैं और सॉलिड होते हैं। नोटोकॉर्ड विच इज द एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर, जो आगे बढ़ते आगे फॉर्म्स में वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हुआ है। The so-called brain is not present here, but the protochordata में cephalization, head या brain का distinguishing नहीं हुआ है। Pharyngeal gill slits are there and a post-anal tail is there. Then musculature is there, triploblastic body is there. ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो सारे कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन बातें हो गई। अब जो हम थ्योरीज देख रहे हैं, इस थ्योरी को देखने के पहले एक बेसिक लाइन ऑफ इवोल्यूशनरी लाइन जिस पर हम देख रहे हैं, इस इवोल्यूशनरी लाइन में भी कभी काफी सारे कंफ्यूजन्स एंड न्यू इन्वेंशंस, बल्कि कुछ फैक्ट्स भी स्टैब्लिश हो चुके हैं। बट चूंकि हमें अभी थ्योरी, ड्यूट्रोस्टोमिक थ्योरी पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम टिपिकल इवोल्यूशनरी लाइन ऑफ कॉर्डेटा देख रहे हैं, जिनमें कॉर्डेटा को का डिवीजन किया गया है। Chordata has been divided into two major groups, protochordata and true chordates or euchordata.
प्रोटोकॉर्डेटा में 3 ग्रुप माने गए थे। हेमिकॉर्डेटा, ये सारा हम पढ़ करके आ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट पिछले वीडियो में हमारे देख लीजिएगा। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अब ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं। हेमिकॉर्डेटा बिल्कुल ही कॉर्डेटा ग्रुप में नहीं आता है ड्यू टू द नॉन रिजेम्बलेंसेस। बिल्कुल ही कोई होमोलॉगी इनके नोटोकॉर्ड की ट्रू कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड के साथ है, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा का जो सो कॉल्ड नोटोकॉर्ड पार्ट है वो एंडोडर्मल बक्कल डाइवर्टिकुलम से डेवलप हुआ देखा गया, जबकि नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है। तो इस बेसिस पर अब ये नहीं है, पर जो थ्योरीज हम देख रहे हैं उसमें हेमिकॉर्डेटा थ्योरी हम देखेंगे, क्योंकि जब ये थ्योरीज का स्टैब्लिशमेंट हुआ था तो इसी लाइन पर हुआ था कि एकाइनोडर्म या एंसेस्ट्रल जो कॉर्डिटा है, जो एंसेस्ट्रल कॉर्डिटा को माना गया था कि कोई एकाइनोडर्म भी है जिससे डेवलप हुआ है पहले प्रोटोकॉर्डिटा। प्रोटोकॉर्डिटा में सबसे पहला एंसेस्ट्री उनके साथ स्टैब्लिश किया गया था हेमिकॉर्डिटा के साथ ही। इसलिए यहाँ पर हम टिपिकल इवोल्यूशनरी ट्री ही देख रहे हैं। यूकॉर्डिटा फिर डिवाइड हुए हैं 2 ग्रुप में। एक gnatha जिनमें जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं, एंड gnathostomes द ट्रू वर्टिब्रेट्स जिनमें स्टार्ट होते हैं फिशेज से। फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये एक जस्ट जो जनरल डाइवर्सिफिकेशन है, जो जनरल इवोल्यूशनरी ट्री है या लाइन है, इसको दिमाग में रख करके ही ये सारी थ्योरीज पर हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द एकाइनोडर्म थ्योरी। एकाइनोडर्म एंसेस्ट्री की जो स्थापना हुई है उसके लिए जो बेसिस बनाए गए हैं बायोलॉजी के ब्रांचेस वो है एनाटॉमिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल मतलब फॉसिल स्टडी, बायोकेमिकल and serological evidences दिए गए हैं। Various workers have tried to establish chordate probably have originated directly from some primitive echinoderm larva। echinoderm के लार्वा और जो पहला माना गया था कॉर्डिटा, द मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डिटा, जिसको पहले हम हेवी कॉर्डिटा ग्रुप में ही माना गया था, जिसको पैलियोप्रोसेसिस का एग्जांपल है, उसका लार्वल फॉर्म है कार्नेलिया लार्वा। तो ये जो एकाइनोडर्म थ्योरी है ये पूरी बेस्ड ही है अपॉन द समानता, similarities between the Tornalia larva of Balaeonoglossus and Auricularia and Bipinaria larva of Echinoderms के बेसिस पर। तो ये है दिस इज द Bipinaria larva of starfish। इसी तरह से होलोथूरियन लार्वल फॉर्म भी लिया गया है एज कंसिडरेशन, Auricularia larva उसको भी ज्यादा बल्कि एक्सेप्टेंस मिला है, क्योंकि होलोथूरियंस एलोंगेटेड बॉडी, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, उनका कंपैरिजन बायनोग्लोरस से भी सॉरी किया गया है। So latest this theory was given by Johannes Muller in 1860 and it was supported by a number of scientists like the Betson, Rastan, Didiers, then Wilhelmi, ये सारे साइंटिस्ट का ये ओपिनियन था कि जो हाइपोथेटिकल लार्वा है, जिस जो शायद एंसेस्ट्रल कॉर्डेट लार्वा होगा, वो 2 लाइन पर इवॉल्व किया। ये इट मस्ट बी ड्यूट्रोस्टोम, ये ड्यूट्रोस्टोम एंसेस्टर होगा, फिल्टर फीडिंग, जिससे 2 लाइन पर इवोल्यूशन हुआ होगा, एक एकाइनोडर्म लाइन पर, एक कॉर्डेट लाइन पर। कॉर्डेट लाइन पर टॉर्नेरिया लार्वा इवॉल्व हुआ होगा जो हेमिकॉर्डेटा का लार्वा है, और बाइपेनेरिया या ऑरिकुलेरिया लार्वा इवॉल्व हुआ होगा जो इकाइनोडर्माटा का लार्वा है। तो इनके जो रिजेम्बलेंसेस हैं वो रिजेम्बलिंग फीचर्स वेयर बॉडी माइन्यूट एंड ट्रांसपेरेंट, तो बोथ हैव अ डॉर्सल पोर, दोनों में डॉर्सल पोर का एग्जिस्टेंस है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ट्विस्टेड एक्सटर्नल सीलिएटेड बैंड्स आर प्रेजेंट। ये जो सीलियरी बैंड्स, जो ब्लैक ब्लैक बैंड्स दिख रहे हैं सीलियरी बैंड, ये इनका एग्जिस्टेंस दोनों में काफी कुछ एक जैसा पाया गया है दोनों लार्वा में, और ये बहुत बड़ा बेस माना गया है एकाइनोडर्म थ्योरी का कि एकाइनोडर्माटा से ही हेमिकॉर्डेटा का ओरिजिनेट, एकाइनोडर्म लार्वी से हेमिकॉर्डेट का इवोल्यूशन हुआ होगा थ्रू देयर टॉर्नेरिया लार्वा, इनके रिजेम्बलेंसेस के बेसिस पर। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सोसिलेटेड बैंड हो गए, फॉर्मेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ सीलोम, हेटेरोसीलोमिक टाइप ऑफ सीलोम है,
शाइलोसिलोमिक सिलोम बिल्कुल नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एकाइनोडर्म्स का भी और कॉर्डेट्स का भी। तो सिलोमिक पोजीशन एक जैसा था, बोथ आर फ्री स्विमिंग फॉर्म्स, बोथ आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये दोनों ही बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। तो दिस थ्योरी सेज कि किसी भी एक एंसेस्ट्रल टाइम में हो सकता है कि इन दोनों फ्री स्विमिंग, ये भी फ्री स्विमिंग फॉर्म है, ये बाइपिनेरिया लार्वा या ऑरिकुलेरिया लार्वा काइनोडर्माटा का ड्यू टू सर्टेन रीजंस, या तो ये ड्यूरिंग टर्नेरिया लार्वा में कन्वर्ट हुए होंगे और नया लाइन पर बेलेनोक्लासिस, या पीरोब्रैंक हेमिकॉर्डेट में कन्वर्ट हुए होंगे। एक थ्योरी ये भी है, बट दूसरी थ्योरी कुछ और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि हो सकता है कि यही जो बाइपिनेरिया लार्वा है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया हो एडल्ट टीरोब्रैंक में। यहाँ पे जो हमने देखा है, ये डायरेक्ट फिल्टर फीडिंग टीरोब्रैंक में कन्वर्ट हुआ हो, डेवलप हुआ हो बाय द प्रोसेस ऑफ नियोटीनी। नियोटीनी आई थिंक आपको याद होगा, हम पहले भी देख करके आए हैं। इट डेवलप द सेक्सुअल गोनाड्स, बिकम सेसाइल फिक्स फॉर्म, और इसमें ये अडल्ट फॉर्म में डेवलप हो गया होगा, और उसके बाद इसका जो लार्वा है टर्नेरिया लार्वा, दैट वाज वेरी मच रिजेंबलिंग टू द ऑरिकुलेरिया लार्वा। ये दोनों के रिजेम्बलेंस के बेसिस पर ये थ्योरी ली गई। हालांकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल इकाइनोडर्म्स ऑफ कैल्चिकॉर्डेटा एक सिमिलैरिटी भी है, ये प्रूफ भी है, और ये डिस्कार्डिंग का भी एक ग्राउंड है। फॉसिल इकाइनोडर्म कैल्चिकॉर्डेटा ऑर्डोवीशियन टाइम में करीब 450 मतलब मिलियन ईयर्स वो इसके फॉसिल जो रिकॉर्ड किए गए थे, वो कंफर्म करते हैं इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट्स, क्योंकि ये काफी कुछ रिजेंबल करते हैं कॉर्डेटा के अर्ली कॉर्डेट्स से, bearing both having so many similar characteristics, but the major objection was कि कैल्शियम कॉर्डिटा का जो स्केलेटन है था, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, जबकि वर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स में हाइड्रेटेड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, फास्फोराजिन मटेरियल से जो के फॉस्फोरिलेशन से फॉस्फेट ऑब्टेन होता है, और हाइड्रेटेड कार्बन एंड फॉस्फेट, these are the chemicals, biochemicals, which are used as source of energy during ATP production, muscular contraction के दौरान। तो वर्टिब्रेट्स में ये सोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रेटेड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जबकि कैल्शिकॉर्डेटा जिसको एक प्रूफ माना जाता था काफी समय तक काइनोडर्म थ्योरी का, उनमें सब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन होता था, जिस बेसिस पर ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई है। जो भी हो, रिजेक्ट या एक्सेप्ट वाली बात तो बाद में आई। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो ये दिया गया कि ये जो कैल्शिकॉर्डेट फॉसिल इकाइनोडर्म है, इनमें भी फायरिंग्स था विद सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ईच कवर्ड विद फ्लैग्स फॉर फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग दोनों में रिजेंबलिंग कैरेक्टर माना गया था, स्मॉल सेगमेंटेड बॉडी एंड अ पोस्ट टेल। इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर कैल्शिकॉर्डेटा फॉसिल इकाइनोडर्माटा को कॉर्डेट का एंसेस्टर माना गया था। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था परफोरेटेड फायरिंग्स फॉर फिल्टर फीडिंग appears to evolve in diverse group during Cambrian Ordovician period। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पर इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया। फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में both echinoderms and chordates have enterocoelomic coelom। ये हम देख चुके हैं enterocoelomic coelom क्या है। enterocoelomic coelom हम अब यहाँ पर जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होती है, तो मीजोडर्म स्प्लिट होकर के शाइलोसील बनाता है, और एंटेरॉन में गट पाउचेस डेवलप होते हैं। इस तरह से एंटेरॉन का एंटेरॉन के इसमें गट पाउचेस डेवलप होते हैं, और ये फ्यूज करके जब सिलोम बनाते हैं, तो ये एंटेरोसिलिक सिलोम होता है। किसी को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट सिलोम जो पाया जाता है काइनोडर्म्स में भी। तो इस बेसिस पर भी ये थ्योरी को सपोर्ट किया गया। बट सीरोलॉजिकल एविडेंस एक ऐसा एविडेंस है जिसको एक्सेप्टेंस का भी आधार बनाया गया और रिजेक्शन का भी आधार बनाया गया। ये एक्सेप्टेंस का आधार ये था कि काइनोडर्म्स में नॉन कॉर्डेट्स में सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जो फॉस्फेट एंड कैल्शियम का प्रोटीन का बॉडी फ्लूइड की सिमिलैरिटीज काइनोडर्म्स की
काफी कुछ मेरीन कॉर्डेट से रिजेंबल करती थी, तो उसके बेसिस पर प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन का बॉडी फ्लूइड में सिमिलैरिटी काफी कुछ माना गया। परंतु सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिजेक्शन का आधार बना बायोकेमिकल्स का, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आधार ये था कि फॉस्फेट कैरियर, जो फॉस्फेट कैरियर के रूप में जो प्रयुक्त होता है, वो नॉन कॉर्डेट्स में आर्जिनिन फॉस्फेट एपी का यूज होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि कॉर्डेट्स में ये होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि हेमी कॉर्डेटा एंड कुछ एकाइनोडर्म्स में एपी एज वेल एज सीपी दोनों तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए फॉस्फेजन मॉलिक्यूल्स जो यूज हुए, दोनों तरह का बायोकेमिकल कैरेक्टर केमिकल्स ऑब्जर्व किए गए यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनको एक इंटरमीडिएट स्टेज माना गया कि पहले एकाइनोडर्म नॉन कॉर्डेट्स में एपी होगा, फिर एकाइनोडर्म्स में एपी प्लस सीपी आया, फिर हेमी कॉर्डेट में सीपी है जो कि आगे कॉर्डेट्स में डेवलप हुआ होगा। तो ये एक थ्योरी दी गई। तो जे नीडम, विल्हेमी, दे हैव शोन दिस अफिनिटीज, दे हैव इन्होंने एक्सेप्ट तो किया सिमिलैरिटीज को, बट डिसिमिलैरिटीज ज्यादा एम्फसाइज किया इन लोगों ने, और इसके बेसिस पर एकाइनोडर्म थ्योरी को एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं मिला। उसके बाद आया एग्जिस्टेंस में हेमी कॉर्डेट एंसेस्ट्री, जिसको अब ऐसे ही एक्सेप्टेंस नहीं मिला, क्योंकि हेमी कॉर्डेटा तो अब कॉर्डेटा में माना ही नहीं जाता है। हेमी कॉर्डेटा में जो कैरेक्टर्स हैं, कॉर्डेट कैरेक्टर्स, उसमें सिर्फ एक टिपिकल फॉर्म है, गिल स्लिट्स ही पाए जाते हैं। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की भी एग्जिस्टेंस क्वेश्चनेबल है। नर्व कॉर्ड का भी जो डॉर्सल ट्यूबुलर रन करना चाहिए, वो स्थिति भी सारे हेमिकॉर्डेट्स में नहीं पाई जाती है। और जो जिनको नोटोकॉर्ड बताया गया था उनके बैलेनोग्लॉसिस में या हेमिकॉर्डेट्स में, उनका इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट उनका टोटली बक्कल डाइवर्टिकुलम से हुआ है, दैट इज एंडोडर्म से हुआ है, जबकि नोटोकॉर्ड, जो ट्रू नोटोकॉर्ड है, वो मेसोडर्म से होना चाहिए। तो इस बेसिस पर इस थ्योरी को यूं ही रिजेक्ट कर दिया गया है कि अब तो हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट ग्रुप में रखा गया है, तो इसलिए इनकी कॉर्डेट एंसेस्ट्री तो यूं भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। इट इज नाउ सेड कि ये जो कॉमन एक एंसेस्ट्रल कोआनोफ्लैगेलेट स्टॉक है, इधर नॉन कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए होंगे, प्रोटोस्टोम्स इवॉल्व हुए होंगे, अनदर स्टॉक से ड्यूट्रोस्टोम्स इवॉल्व हुए हैं, जिनमें शायद एकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा एक स्टॉक से डेवलप हुआ हो थ्रू सर्टेन एकाइनोडर्म्स, ये हेमिकॉर्डेट्स एंड ट्रू कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हों। तो यहाँ इस थ्योरी के हिसाब से हेमिकॉर्डेटा एक कंप्लीट सेपरेट फाइलम है, ये प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप में अब आता ही नहीं है। हाउएवर इनकी टर्नेरिया लार्वा को और इकोलेरिया लार्वा से रिजेम्बलेंसेस करा के रोमर ने 1959 में सजेस्ट किया कि एंसेस्ट्रल यूट्रोस्टोम्स वर सेडेंटरी टेंटेकल फीडर्स whose mucus-laden ciliated tentacles serve to trap planktons as they were waved in water to do as do the lophophorids and pterobranch hemichordates। तो ये रोमर ने सजेस्ट किया कि एंसेस्ट्रल टाइम में, कैम्ब्रियन पीरियड में 600 to 500 मिलियन ईयर्स एगो में कॉमन एंसेस्टर्स होंगे जो फिल्टर फीडर की तरह डेवलप हुए होंगे। तो कोआनोफ्लैगेलेट मतलब जो भी हो, आर्म फीडर्स हैं जिनमें कुछ टेंटाकल की तरह के स्ट्रक्चर थे, सीलिएटा के साथ जो एक्सपैंड करके वाटर करंट क्रिएट करते थे, और उनसे डेवलप हुए होंगे दो डाइवर्जेंट लाइन पर, एकाइनोडर्माटा से हेमिकॉर्डेटा, एंड दूसरे डाइवर्जेंट लाइन पर कॉर्डेटा। By some mutation, pharyngeal gill-slits evolved in these ancestors, which made the pharynx sieve-like to trap planktons। धीरे धीरे ये जो कॉर्डेट यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ये जो एक्सपांडेड टेंटेकल्स हैं, ये अंदर चले गए होंगे, फारिंग्स की तरफ इन्वर्ट हो गए होंगे। इसी बेसिस पर एक इन्वर्शन हाइपोथेसिस बनाया गया, जिन्होंने फारिंग्स को सीव की तरह का अपर्चर बना दिया होगा, और उनसे दो डाइवर्जेंट लाइन पर डेवलप हुए होंगे, एक हेमिकॉर्डेटा लाइन पर और एक ट्रू कॉर्डेटा लाइन पर इवोल्यूशन हुआ होगा। इन थियरीज के प्रूफ में
Extant pterobranchs possess both ciliated arms and pharyngeal gill. इसका एक प्रूफ ये कहा गया कि आज जो टीरोब्रैंक ग्रुप है हेमिकॉर्डेटा का, उनमें दोनों तरह की फीडिंग, ये तो स्टैब्लिश फैक्ट है कि फिल्टर फीडर एंसेस्ट्रल स्टॉक है, तो एंसेस्ट्रल स्टॉक की तरह का रिजेंबलिंग फीडिंग फॉर्म एक्सटेंट टीरोब्रैंक्स में दोनों तरह से फीडिंग पाई गई है। फिर टर्नेरिया लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेटा शोज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप विद द कार्नोडर्म लार्वा, ये हम देख चुके हैं, but the presence of true notochord is doubtful, and hence this theory has been not accepted. Gill slits are only character which is present in hemichordata in their typical form. So the chordate and hemichordates have arisen from different points in neutrostome lineage. ये फाइनली कहा गया कि एक कॉमन एंसेस्टर होगा जिससे दो डिफरेंट लाइन पर, एक लाइन पर डायरेक्टली एक पूरा फाइलम हो गया हेमिकॉर्डेटा, जिसको नॉन कॉर्डेटर प्रोटोकॉर्डेटा कहा गया, और दूसरी तरफ ट्रू प्रोटोकॉर्डेट्स डेवलप हुए होंगे जिनमें आते हैं यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकाटा एंड सेफालोकॉर्डेटा। देन केम इनटू एग्जिस्टेंस द यूरोकॉर्डेट ओरिजिन। यूरोकॉर्डेट जैसा नाम बताता है, इनके टेल रीजन में एडल्ट यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स हैं थैलिएशिया, लार्वेशिया एंड ट्यूनिकाटा। तो इनके जो भी जितने भी एडल्ट जो ट्यूनिकेट्स हैं या यूरोकॉर्डेट्स हैं, इनमें कोई रिसेम्बलेंसेस नहीं है इनका सिफेलोकॉर्डेटा से या ट्रू एंसेस्टर कॉर्डेटा से। तो इस बेसिस पर तो सबसे पहले यही ऑब्जेक्शन किया गया कि ट्रू लाइन ऑफ इवोल्यूशन तो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो एडल्ट फॉर्म है इनमें तो अगर ये बेसिक से पूरा जो परफोरेटेड एट्रियम है उसको छोड़ दिया जाए तो ना तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है ना नोटोकॉर्ड है एडल्ट फॉर्म में, तो ये लाइन ऑफ इवोल्यूशन, लाइन ऑफ डेवलपमेंट ही नहीं कहा जा सकता, बताया जा सकता है। बट इनका जो एसिडियन लार्वा है, लार्वल फॉर्म इनका जो है, जिसको एसिडियन या टैडपोल लार्वा ऑफ ट्यूनिकेट्स कहते हैं, they show typical chordate characters in their typical form. ये dorsal tubular nerve cord है, notochord है and pharyngeal gill slits हैं, then postanal tail है। ये चारों कैरेक्टर टिपिकल फॉर्म में दिखाई देते हैं, and on the basis of this observation, W. Gaston in 1928 and N. J. Beryl in 1955 gave importance to tadpole larva theory of Urochordata, which carries typical chordate characters. Stan suggested that chordates evolved from some sessile filter feeding urochordate bilarval stage evolving in neotenous adult form. गास्टन ने, बेरिल ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया कि एंसेस्ट्रल डेवलपमेंट के दौरान जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एंसेस्ट्रल फिल्टर फीडिंग है, इसके डेवलपमेंट के दौरान ये एसिडियन लार्वा जो एडल्ट में ट्यूनिकेट में बदल जाते हैं अगर मेटामॉर्फोज हो जाते हैं तो, बट कुछ लार्वल फॉर्म्स ने मेटामॉर्फोसिस को रिफ्यूज कर दिया और वो by the process of developing the sexual characters नियोटेनी से ये अपने आप को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया पीडोमॉर्फिक वर्टिब्रेट एंसेस्टर में। ये टैडपोल लार्वा को मेटामॉर्फोज बेसिलिया बनाना था एडल्ट हर्डमेनिया या डोलियोरियम या साल्पा, बट वो मेटामॉर्फोसिस को ना करके ये डिफरेंट लाइन पर इवॉल्व हो गए और इन्होंने अपना गोनाड्स वगैरह डेवलप कर लिया और अर्ली वर्टिब्रेट कॉर्डेट डेवलप कर लिए। ये मेटामॉर्फोसिस का स्टेजेस हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इसको कहते हैं। This theory was supported by Romer in 1959 in the book Origin of Species. And this theory said that adult tunicates or ascidians exhibit primitive, sessile, marine, and filter feeding condition of ancestral chordate. ट्यूनिकेट्स जो एडल्ट हैं इनका लार्वल फॉर्म कॉर्डेटा से बहुत सारे रिजेंबलिंग कैरेक्टर्स दिखाई देता है। एड्सेडियन लार्वा आर टैडपोल लाइक elongated bilaterally symmetrical free swimming forms with pharyngeal gill slits, notochord, dorsal nerve cord and muscular post anal tail. So these two resemblances established काफी समय तक यूरोकॉर्डेट थ्योरी को एग्जिस्टेंस मिला। According to this theory, some of these larvae fail to metamorphose in adult, become neotenous, और पीडोजेनेसिस या नियोटेनी से ये adult cephalochordata की तरह के स्ट्रक्चर में डेवलप हुए होंगे जिनसे adult true chordates and vertebrates evolve हुए होंगे। However, their body plans, especially of adults, were so divergent
that it was finally impossible to imagine direct transformation of adult dysmelia. तो ये तो हो ही नहीं सकता कि adult dysmelia किस तरह से chordata में डेवलप हुआ होगा, ये इमेजिनेशन से बाहर है। बट एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि अब जो नया इन्वेंशन है, न्यू थ्योरी के हिसाब से मॉलिकुलर बेसिस पर, मॉलिकुलर सिग्नेचर्स मार्कर्स के बेसिस पर ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि ये जो टीरोब्रैंड ट्रांजिस्टर है, इसे एक लाइन पर एकाइनोड्रम्स डेवलप हुए हैं, दूसरे लाइन पर हेमीकॉर्डिस डेवलप हुए हैं और फिक्स फॉर्म डेवलप हुए हैं, और ये एसीलियन लार्वा यहाँ पे ये प्रिमिटिव व्यू के हिसाब से ये सेफालोपॉडिटा बनाया होगा, बट लेटेस्ट व्यू के हिसाब से मॉलिक्यूलर मार्कर के स्टडी के बेसिस पर इन यूरोकॉर्डेटा से ही एक लाइन पर वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए हैं और दूसरे लाइन पर सेफालोकॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हैं। दिस इज द फैक्ट। इसलिए अब सेफालोकॉर्डेटा को कॉर्डेट एंसेस्टर नहीं माना जाता है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, जीनोमिक्स एंड मॉलिक्यूलर मार्कर्स की सहायता से जो लेटेस्ट स्टडीज हैं that confirm कि ये यूरोकॉर्डेट आर द एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स, मोस्ट प्रोबेबली द लार्वल स्टेजेस, लीजियन लार्वा, जिनसे एक लाइन पर अगर इनका मेटामॉर्फोसिस हुआ है तो ये ट्यूनिकैट्स में इवॉल्व हुआ है, अगर इनका मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ है तो ये जो व्यू है कि सिफालोकॉर्डेटा के थ्रू वर्टिब्रेटा बना है, दिस इज नाउ ओल्डर व्यू। आज के हिसाब से एक लाइन पर सिफालोकॉर्डेट की तरह के एंसेस्टर डेवलप हुए हैं और दूसरे लाइन पर वर्टिब्रेट की तरह ट्रू वर्टिब्रेट डेवलप हुए हैं, जिनका सबसे पहला फॉर्म है साइक्लोस्टोम्स, दैट इज द जॉलेस एनिमल्स। गास्टन्स हाइपोथेसिस में ये सीलेरी बैंड जो पाए जाते हैं दोनों लार्वा में, चाहे वो टॉर्नेलिया हो चाहे वो ऑरिकुलेरिया हो, गास्टन ने ये कहा था कि यूरोकॉर्डेटा का जो हाइपोथेटिकल एकाइनोडर्म का लार्वा है, इसकी जो थ्योरी है, इसने थोड़ा सा सपोर्ट किया था एकाइनोडर्म थ्योरी को कि एकाइनोडर्म थ्योरी में जो सीलेरी बैंड है, ये सीलेरी बैंड किसी तरह से इनवर्शन एंड ईवर्शन से, इनवर्शन से एक ग्रुप की तरह का स्ट्रक्चर बना, क्योंकि ये सीलेरी बैंड आप जानते हैं, और इक्विलिब्रियम लार्वा का स्ट्रक्चर पढ़िएगा, ये ग्रुप में सिचुएटेड होता है सीलेरी ब्लैंड, तो ये ओवर प्रोजेक्टेड हुआ होगा और इस तरह से एक क्लोज nerve cord डेवलप हुआ होगा, और दिस इज द सीलेरी बैंड which has by inversion and eversion it has formed a neural bridge and apical organ, and this theory is supported by Gaston कि इस तरह से लार्वल थ्योरी, काइनोडर्म एंसेस्ट्रल थ्योरी को इसने सपोर्ट किया कि काइनोडर्म लार्वा बिकम outfolded and closing ciliary groove and nervous tissue forming dorsal tubular nerve cord। तो ये थ्योरी एक्चुअली सपोर्ट करती है काइनोडर्म एंसेस्ट्री को। तो दिस इज यूरोकॉर्डेट theory and the certain bonds of the echinodermal theory. Then comes the cephalochordate origin, जिसको काफी दिनों तक सपोर्ट मिला। चैम्बरलिन in 1990 चैम्बरलिन has supported for the first time this view, जिसके हिसाब से चैम्बरलिन, अगर आपको याद हो, तो इन्होंने फ्रेश वाटर ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट को सपोर्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेटरी वर्क ऑफ ग्लोमेरुलर किडनी, and he supported that all chordate possess the characters of extant cephalochordates। आज जो cephalochordates एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको एक्सटेंट फॉर्म्स कहते हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो टिपिकल फॉर्म में सभी कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। Colbert then was the next scientist who also confirmed primitive features of non-chordates like absence of heart, head, sense organ, respiratory pigment, filter feeding mode of food capture and excretion by solenocytes। और कॉल्बर्ट ने ये कहा कि ये जो नॉन कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, इनमें और जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं जिनमें नोटोकॉर्डेट प्रेजेंट है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, फेरिंजियल डिस्क्स हैं, पोस्ट एनल टेल है, मस्कुलेचर हैं, तो इंटरमीडिएट स्टेज बहुत आसानी से माना जा सकता है सेफालोकॉर्डेटा को या एम्फिऑक्सस को, जिसमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स भी हैं, नॉन कॉर्डेट कैरेक्टर्स भी हैं। तो ये एक ट्रांजिशनल स्टेज की तरह काफी समय तक इसको माना गया, और इसके प्रूफ के रूप में 60 स्पेसिमेन फ्रॉम मिड कैम्ब्रियन पीरियड ऑफ पिकाया ग्रासिलेंस को प्रूफ के रूप में प्रेजेंट किया गया, कि जिनमें जो पिकाया ग्रासिलेंस का भी हम स्ट्रक्चर देख करके आ रहे हैं वो काफी कुछ रिजेंबल करता है सेफालोकॉर्डेटा का, that shows streamlined ribbon shaped 5 centimeter long body having notochord,
and in the posterior two-thirds body and larynx. So this Picaya gracilens, it also had the similar structures with a small head with two tentacles and gill slits in the neck region. Then other fossil chordates like Caphymirus और इसके अलावा हमने पहले के वीडियो में देखा है Icolectis, Icula और ये जितने भी ancestral chordates हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो काफी कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स दिखाते हैं वो with the cephalochordates. Biochemical evidence के रूप में creatinine phosphate used as source of energy during muscular movement. CP arginine phosphate की जगह यहाँ पर CP ही पाया जाता है like other chordates. तो ये सारी थ्योरी सपोर्ट करती हैं cephalochordate origin को, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन सीरियस ऑब्जेक्शन अराइज हुए सिफालोकॉर्डेट थ्योरी में। सबसे पहला कि सिफालोकॉर्डेटा में सिफालाइजेशन हेड फॉर्मेशन की या ब्रेन फॉर्मेशन का कोई साइन नहीं, सो द लैक टोटल लैक ऑफ सिफालाइजेशन। और दूसरा एविडेंस था कि एक्सक्रीशन बाय प्लेन सेल फॉस्फोलिनोसाइट्स, जिसको एक तरह से ट्रांजिस्टरी स्टेज का भी एक कैरेक्टर माना गया, बट उन नेचर ऑफ दिस फ्लेम सेल सोलेनोसाइट्स एक तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं जिनमें सीरिया से ही एक्सक्रीटरी रस कलेक्ट किया जाता है, बट ये टोटली एक्टोडर्मल नेचर के होते हैं, जबकि जो किडनी जो प्रोटोकॉर्डेट्स के या कॉर्डेट्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं किडनीज वो होते हैं मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन थे जिनके बेसिस पर सेफालोकॉर्डेट ओरिजिन को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। और अब तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, हम आगे देखेंगे मॉलिक्यूलर सिग्नेचर मॉलिक्यूलर मार्कर प्रोटीन थ्योरी ने भी ये बता दिया है कि एग्जैक्टली दिस इज द स्टोरी। ये एंसेस्ट्रल आम्फिडोसाइल होगा जिससे एक लाइन पर डेवलप हुए टीलो ब्रांच सेमीकॉर्डेट, देन दूसरे लाइन पर 20 एकाइनोडर्म्स डेवलप हुए हैं, देन दिस गिल आर्म फीडिंग और टेंटेकल फीडिंग फॉर्म हैज कन्वर्टेड इनटू द गिल फीडिंग। ये गिल्स और टेंटेकल्स के साथ ये अंदर की तरफ इन्वर्ट हो गए and shifted from arm feeding to gill filter feeding form. This ancestor has developed on one line the higher hemichordates which are the balanoglossus. दूसरे लाइन पर ये ancestral tunicate में डेवलप हुए होंगे जिसको फ्री स्विमिंग लार्वा के साथ, ये फ्री स्विमिंग एसिडियन लार्वा अगर ये मेटामॉर्फोज करते हैं तो ये एडल्ट ट्यूनिकेट्स में डेवलप करते हैं। If they fail to metamorphose, then they develop into advanced chordate with by the process of neoteny or pedogenesis। और इस एडवांस कोऑर्डिनेट से दो लाइन पर इवोल्यूशन हुआ होगा, एक लाइन पर सेफालोकॉर्डिक इवॉल्व हुए और दूसरे लाइन पर एक नाइट्रोस्टोम डेवलप हुए हैं। सो दिस इज द सेफालोकॉर्डेट थ्योरी। अब कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन सब चारों थ्योरीज में प्रीवियस देखे गए। Then a combined theory came into existence by Barrington and Beryl in 1965. Barrington और Beryl ने 1965 में एक थ्योरी दी जिसको कंबाइंड थ्योरी की तरह प्रेजेंट किया गया, जिसमें पहले के चारों में किसी भी थ्योरी को टोटली रिजेक्ट नहीं किया, टोटली एक्सेप्ट नहीं किया गया, एंड दे हैव combined all these theories and proposed that common ancestor of echinoderm and chordate was a sessile ciliary arm feeder that lived in plankton-rich environment in Cambrian period में। This is a ciliary ancestor जो Cambrian period में था, जिससे कुछ higher forms even pogonophores and lophophorids। Lophophorids एक ग्रुप है नॉन कॉर्डेट जिसमें कि एनेलिड्स भी आते हैं, पोगोनोफोर्स आते हैं और भी कुछ माइनर फाइल आते हैं नॉन कॉर्डेट के, जिनमें ये स्ट्रक्चर लोगों को एक व्हील की तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर माना जाता है जिसपे आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को लोगों को कहते हैं। तो जिनमें भी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनकी सहायता से आर्म फीडिंग करता है एनिमल, तो दैट वाज एंसेस्ट्रल स्टॉक, जिससे कि एक लाइन पर प्रिमिटिव एकाइनोडर्म्स डेवलप हुए, दूसरी लाइन पर प्रिमिटिव हेमिकॉर्डेट्स डेवलप हुए, तीसरी पैरेलल लाइन पर आर्म फीडिंग फीडिंग कंडीशन हुआ। इस गिल फीडिंग कंडीशन से एक डाइवर्जेंट लाइन पर मॉडर्न हेमिकॉर्डेट्स डेवलप हुए जिनको अलग अलग में रखा गया है, और दूसरी लाइन पर प्रिमिटिव एंसेस्ट्रल डेसिडियन डेवलप हुए इनके फ्री स्विमिंग लार्वा अगर ये मेटामॉर्फोसिस है तो ये
मॉडर्न एडल्ट फॉर्म्स हेमिकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा के बनाते हैं, ट्यूनिकेट्स एंड डोलियोलम्स अल्फा, लार्वेशियन एंड ट्यूनिकेट्स। और अगर ये ससाइल हो जाते हैं अडल्ट स्टेज, ससाइल अडल्ट स्टेज में नहीं जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस में ट्रू नहीं होता है, तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ नियोटिनी या नियोटिनस हो जाते हैं, सेक्सुअल गोनाड्स डेवलप कर लेते हैं, और एक लाइन पर, एक डाइवर्जेंट लाइन पर ये स्पेलोकॉर्डेट में इवॉल्व होते हैं, और दूसरी डाइवर्जेंट लाइन में प्रिमिटिव कॉर्डेट में इवॉल्व होते हैं। दिस ये जो गिल्स का इन्वर्शन हुआ है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज pharyngotremy. So this theory says that sedentary protoestrogens of that line lost ciliated, इनको कहा गया protoestrogens, जिनमें गिल फीडिंग पहली बार डेवलप हुआ, उन ancestors को कहा गया proto ancestors. They adopted pharyngeal filter feeding as only method of food gathering. अब ये sessile form free living form में बदलता है during the evolution of the chordates ड्यू टू अ नंबर ऑफ अडेप्टिव फीचर्स भी इनको कह सकते हैं। खाना नीचे कम मिलने लगा, खाने को पकड़ने मुश्किल होने लगी, ऑक्सीजन कंडीशन जो हम पहले देख करके आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स में। तो ये सारे कैरेक्टर्स मिल करके ये कहा गया कि some cephalochordate like ancestor evolved by perfection and expansion of chordate characters that were already present in ascendant tadpole larva. तो ये tadpole larva मेटामॉर्फोज ना करके अपने सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स के साथ एडवांस कैरेक्टर्स में चला गया, एंड दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ और डिस्कवरी ऑफ द पिकाया ग्रासिलेंस फ्रॉम मिड कैम्ब्रियन, जिसने इस थ्योरी को और भी ज्यादा सपोर्ट किया है। तो दीज वर द 5 थ्योरीज। अब इनको आप कंपैरिजन करके, ये 3 थ्योरीज हैं जो कंबाइंड थ्योरी थे। ये फर्स्ट थ्योरी है, इट वाज प्रपोज्ड बाय गास्टन, जिसमें नॉन फीडिंग एसिडियन लार्वा इवॉल्व फ्रॉम एकाइनोडर्म स्टेज, ये नॉन फीडिंग लार्वल स्टेज है जिससे वर्टिब्रेट इवॉल्व हुए हैं। ये भी दूसरी थ्योरी है पोस्टुलेटेड बाय रोमन, इसमें ट्रोस्टोम्स इवॉल्व फ्रॉम अ टील ब्रांच हेमिकॉर्डेट थ्योरी से। ये हेमिकॉर्डेट थ्योरी है, टीलो ब्रांच से हेमिकॉर्डेट डेवलप हुआ है, और इन दोनों थ्योरी को कंबाइन करके बैरिंगटन ने फिर ये थ्योरी स्टैब्लिश की, जिसको सपोर्ट मिला है इवन मॉलिक्यूलर एविडेंस से कि जो नॉन एसिडियन लार्वा है, प्रोटो एसिडियन लार्वा, ये डेवलप हुए हैं 2 डाइवर्जेंट लाइन पर कैम्ब्रियन पीरियड में। एक लाइन पे ये वर्टिब्रेट को इवॉल्व किया है, दूसरे लाइन पे ये सेफालोकॉर्डेट को इवॉल्व किया है। फॉर योर नोट्स यू कैन टेक द डिटेल्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे मॉलिक्यूलर एविडेंसेस आल्सो सपोर्ट दिस theory, the that the this molecular signature वाला पॉइंट अब हम देख लेते हैं एक बार। नाउ मॉलिक्यूलर सिग्नेचर पॉइंट पे जाने के पहले एक वर्टिब्रेट का जस्ट ओवर एक ग्लांस में हम याद करा दें, क्योंकि हमने इसके डिटेल्स हम पहले देख करके आए हैं कि अब ये जो प्रिमिटिव कॉर्डेट डेवलप हुए हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट से ट्रू वर्टिब्रेट कन्वर्ट हुए होंगे, उसके लिए भी कोई खास प्रूफ नहीं था। तो एक इमेजिन किया गया है डायग्रामेटिक प्री वर्टिब्रेट और प्रोटो वर्टिब्रेट हाइपोथेटिकल वर्टिब्रेट को, जिसके थ्रू, जिसमें और टिपिकल वर्टिब्रेट कैरेक्टर्स यहाँ पे नोटो का डेवलप होने लगा है वर्टिब्रल कॉलम में। ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, फेरिंक्स में फेरिंजियल गिल्सलेट्स प्रेजेंट है, ब्रेन एंसेफलाइजेशन हो गया होगा, और इस तरह से वर्टिब्रेट्स डेवलप हुए होंगे। सो दिस ये इसके बारे में डिटेल्स आप पिछले वीडियो में ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेटा में देखिएगा। देन कम्स द मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स, जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स जिनको यूज किया गया था, इनको कहा गया कंजर्व्ड सिग्नेचर, conserved signature ideal CSIs in protein sequence have been identified, providing distinguished criteria for subphylum Vertebrata. 5 तरह के CSIs आइडेंटिफाई किए गए, जिनमें ये EF2, EF3, ADK and a protein related to ubiquitin transcription hydrolase. They are shared by all vertebrates. 3 तरह के प्रोटीन मार्कर्स सारे vertebrates में पाए गए। These CSIs in these protein sequences are predicted to have important functionality in vertebrates. और एक खास चीज देखी गई कि specific relationship between vertebrate and tunicate is strongly supported by 2 CSIs found in the protein RR44. RRP44 में
2 CSIs मार्क किए गए जो कि ट्यूनिकेट्स में पाए गए और वर्टिकेटा में पाए गए, स्ट्रांगली सपोर्टिंग द व्यू कि ट्यूनिकेटा आर द ट्रू ancestors of vertebrates on one hand and of cephalochordate on other hand. So ये एक मॉडर्न, दिस इज द हाइपोथेटिकल कॉर्डेट एंसेस्टर्स, ये बैरिंगटन थ्योरी का फिर से एक्सप्लेनेशन है। एक हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ऑस्ट्राकोडेल्मी। ऑस्ट्राकोडेल्मी अगर आपको याद हो हमने पहले देखा है, जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं और वो 2 ग्रुप में डिवाइड हुए, एक नाथा और नाथोस्टोम्स। एक नाथा में 3 ग्रुप रखे गए, रादर 2 ग्रुप रखे गए, ऑस्ट्राकोडर्म एंड साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम्स में आते हैं पेट्रोजोन और पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। ऑस्ट्राकोडर्म्स अब एक्सटिंक्ट हैं, जो एंसेस्ट्रल कॉर्डेट माने गए फ्रेश वाटर हाइपोथेसिस के हिसाब से। और ये डिस्कशन हम पिछले वीडियो में, पिछले लास्ट क्लास में देख चुके हैं एंसेस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट में, कि फिर बहुत सारे कंफ्यूजन आए थे कि एक हाइपोथेटिकल लार्वल स्टेज जो हमें लार्वा से मिलता है, उसके डेवलपमेंट के थ्रू प्लाकोडर्म पहले डेवलप हुआ, स्ट्रैकोडर्म पहले डेवलप हुआ, बट ऑस्ट्राकोडर्म एंड प्लाकोडर्म आर फाउंड टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ द बोनी फिशेस एंड द मेरीन फिशेस। जो ये दो लाइन पर डेवलप हुआ, उसके बोनी फिश लाइन, फिश है। फिर ये दो एक लाइन पर प्रिमिटिव एम्फीबियंस एंड मॉडर्न एम्फीबियंस बने, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स टेट्रापोड्स बने, जैसे प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, मॉडर्न रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड। So this is the theory now. जो ने कहा था ये theory को कोई कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है, बट आपको जानना तो चाहिए कि एनालिटिक थ्योरी इवन आर्थ्रोपोडा से भी सीलोम के बेसिस पर ट्यूब विद इन ट्यूब वाले स्टोरी को के आधार पर, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन के आधार पर आर्थ्रोपोडा, एनालिडा और सिलेंट्रेटा थ्योरी प्रोटोस्टोम थ्योरी में दी गई थी, जिनको सपोर्ट नहीं मिला है। बट आपको आपके अपने नॉलेज के लिए मैंने ये पॉइंट्स दे दिए हैं। सो विद दिस एंड्स द ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। आई थिंक ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, हेल्पफुल होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल नोट्स के साथ ऐसे डिस्क्रिप्टिव सेशंस कम मिले हैं, और आई थिंक ये आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। सो press the bell icon to get the further notifications. Do comment करके बताते रहिए, encourage करते रहिए।